नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो जैसा कि 3 बज गए हैं और आप लोग जान रहे हैं कि हमारी जो 6 जुलाई को आने वाली 6 जुलाई को जो उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 के लिए उसी के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है। तो इसमें अब तक देखिए हम लोगों ने 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज देखिए हम लोग 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के। ओके, इसलिए ये हमारा पार्ट 3 है क्योंकि आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मैं अब तक 100 क्वेश्चन आप लोगों को सामान्य ज्ञान के करा चुका हूँ 2014 और 15 मिला के। ठीक, तो आज उसी से रिलेटेड देखिए 2016 का पेपर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये क्लासेस देखिए रेगुलरली 6 जुलाई तक हमारी चलती रहेगी। अभी 3 बजे देखिए हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास हो रही है, शाम के 6 बजे देखिए जो कॉमर्स के बच्चे हैं वाणिज्य वर्ग के उनकी क्लास होगी और फिर रात में हिंदी की क्लास होगी। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए देर न करते हुए सामान्य ज्ञान की पार्ट 3 यानी कि 2016 के पेपर की चर्चा कर लेते हैं हम लोग यूपी बीएड की। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 2016 का प्रश्न पत्र है जिसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। वाणिज्य वर्ग के बच्चों के लिए का है, लेकिन देखिए जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे वर्ग के लिए सेम होते हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे वर्ग के बच्चे जो आर्ट साइंस सारे वर्ग के बच्चे इसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि उनको परीक्षा का पैटर्न पता चल सके और उस हिसाब से वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए 2016 के पेपर हम लोग आज सॉल्व करते हैं जनरल नॉलेज के। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को 720p पे देखिएगा, तब आप लोगों को वीडियो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा मंडला जिले में स्थित है। ठीक, और यह मंडला जिला आपका मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, यानी कि जो उज्जैन नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है। देखिए ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इससे समय आप लोगों का व्यर्थ होगा, तो इसलिए समय को हम लोगों को बचाना है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों से जो भी इसका आंसर होगा वो आंसर बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करा करिए। आप लोग कितने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता है, रिपीट ही कर देता है, तो इससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो सब जानते हैं रक्त का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है। ओके, जो सांची का स्तूप है जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो उसका जो शिलालेख है वह किस लिपि में है, तो वो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि जो अशोक के शिलालेख हैं उस पर ब्राह्मी और खरोष्ठी ये दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह है, यानी कि भारत ने राजस्थान में जिस जगह पर न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह जगह कौन सी है वो आपको बताना है। तो सब जान रहे हैं वह जगह है पोखरण। इस पर एक मूवी भी देखिए बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो रंग होता है वो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है आपसे। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, जो प्रोटीन के पाचक में प्रोटीन के डाइजेशन में जो सबसे सहायक एंजाइम होती है वो कौन सी एंजाइम होती है, यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज। तो याद रखिएगा प्रोटीन के पाचन में जो सबसे सहायक एंजाइम होती है वो आपकी प्रोटीएज होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर रीड देखिए आपसे क्या कह रहा है। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। तो देखिए बेलूर मठ जो है आपका वो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ठीक, और ये बेलूर मठ आपका कोलकाता में स्थित है।
ये बेलूर मठ आपका कलकत्ता में स्थित है और ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। 10वां देखिए आपसे क्या कह रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? यानी कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं वह किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, उद्यमों का स्वामित्व या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो याद रखिएगा, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं वह अपने स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं, यानी कि उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था, यह आपको बताना है। राजा राम, चूड़ामन, गोकुला या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो राजा राम जाट नेता थे उन्होंने अकबर की कब्र को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्न में से किसके कारण होता है? यानी कि आलू का जो प्रमुख रोग झुलसा होता है। याद रखिएगा, आलू का देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में, बताइए कि आलू का प्रमुख रोग क्या है। तो वहाँ पे देखिए, अगर आपको झुलसा पता होगा तो आप इजिली टिक कर लेंगे। तो याद रखिएगा, आलू का एक प्रमुख रोग झुलसा है। अब ये झुलसा किसके कारण होता है? तो ये फफूंद के कारण होता है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आलू का जो झुलसा रोग है वो फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्टस के द्वारा कब की गई थी? यानी कि आधुनिक प्रेस की स्थापना, देखिए यहां से भी दो क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे कर सकता है डायरेक्ट कि बताइए आधुनिक प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्टस के द्वारा की गई थी। ठीक, और कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1766 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने, ये आपको बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक सेकेंड। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? यानी कि देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि देश की सबसे बड़ी सहकारी क्या है। तो देखिए आनंद डेयरी है और ये कहाँ पर स्थित है आपकी? तो आनंद डेयरी देखिए आपका गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को देखिए करा चुका हूँ। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख के जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके अपनी परीक्षा में। तो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का देखिए जो निर्माण का श्रेय जाता है वो फर्मी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक व्यापारिक फसल है? इसमें से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? तो कपास याद रखिएगा एक व्यापारिक फसल है। गन्ना, कपास, जूट ये सब व्यापारिक फसल की कैटेगरी में आती है। चाय, कॉफी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अब इसमें से आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी कहानी लिखी है। अनटू द लास्ट, अल बालाग, आकाश या काबुली वाला। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी का नाम है आपका काबुली वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ध्वग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्म स्थल, कला और वास्तुकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण था वो था ध्वग्ध ईंटों से बनी इमारतें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है।
बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से डैश से था, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका जो संबंध था वो मुख्य रूप से किससे था? आइए देख लेते हैं इस पे भी। एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या आदर्श पूजा। तो याद रखिएगा बुद्ध के उपदेश का जो संबंध था मुख्य रूप से विचार और आचार की शुद्धता से था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, चारवाक, भद्रबाहु या स्थूलभद्र? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को देखिए 720p पे देखिएगा, तब आप लोगों को एकदम क्लियर दिखेगा। और वैसे भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, यानी कि नीचे देखिए 4 वेद दिए हुए हैं, तो इन चारों वेद का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा आपका पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। तो इसमें से कौन सा संगीतमय आपका वेद माना जाता है? तो याद रखिएगा सामवेद जो होता है वो संगीतमय वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जा रहा है कि क्वेश्चंस देखिए मैक्सिमम जो पूछे जाएंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार कह रहा हूँ अच्छे से आप लोग सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। तो 23 देखिए, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो याद रखिएगा टोंगुप दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है आपसे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या गोदावरी नदी? तो याद रखिएगा जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो याद रखिएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है। लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, इटली या दक्षिण अफ्रीका? तो लीरा याद रखिएगा आपका जो लीरा है वो इटली की मुद्रा है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, जहां पे वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। 27 पढ़ते हैं। 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो अमेरिका का अपोलो मिशन था उसी के थ्रू देखिए चंद्रमा पर व्यक्ति को भेजा गया था। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह कौन था? तो सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। जो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था वह क्यों किया गया था? पंजाब समस्या के समाधान के लिए, केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए या सार्वजनिक उपक्रम की जांच के लिए? ओके, तो याद रखिएगा जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था वो केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है। राजा राम मोहन रॉय डैश से संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा नहीं थे पूछा है, तो राजा राम मोहन रॉय डैश से संबंधित नहीं थे। सती निषेध, विधवा पुनः विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन या संस्कृत शिक्षा? तो देखिए जो राजा राम मोहन रॉय थे वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे क्योंकि वो पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देते थे। पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एडुकेशन को बढ़ावा देते थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वह किसके शासनकाल में बनी थी? लुइस 13, लुइस 14, लुइस 15 या लुइस 16? तो याद रखिएगा जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था वो लुइस दी 14 के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि लुइस 14। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करिए। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आंत्र ज्वर, नासाशोथ, पित्त ज्वर या डेंगू? तो याद रखिएगा हड्डी तोड़ ज्वर को डेंगू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 आपसे क्या कह रहा है? वॉन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। वॉन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है अवशेषित कणों को त्वरित करने के लिए, वृहद धारा जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र जनन के लिए या उच्च आवृत्ति वोल्टेज का जनन के लिए? तो याद रखिएगा जो वॉन डे ग्राफ का प्रयोग होता है वो उच्च आवृत्ति वोल्टता का जनन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र यानी कि डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? यानी कि डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता? ठीक, तो याद रखिएगा डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र आपका हैदराबाद में स्थित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? यानी कि इसमें आपको बताना इन चार ऑप्शन में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय हरित वन का क्षेत्र है। ठीक, पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय या मध्य प्रदेश? इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो आपका उष्णीय कटिबंधीय हरित क्षेत्र का वन है। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाटी आपकी उष्णकटिबंधीय हरित वन है। क्वेश्चन नंबर 35 अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। पोलियो वायरस मानव शरीर में कहां पर पलता और बढ़ता है? यानी कि जो पोलियो का वायरस होता है वह मानव के शरीर में कहां पर पलता और बढ़ता है? यकृत में, फेफड़ों में, छोटी आंत में या मुख में? तो याद रखिएगा जो पोलियो का वायरस होता है वो मानव के छोटी आंत में क्या बोलते हैं पलता और बढ़ता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इस्पात की चौखट निम्न में से किसको कहा गया है? इस्पात की चौखट निम्न में से किसको क्या कहा गया है? अंग्रेजों का भारत में शासन, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय रेलवे या भारतीय डाक तार विभाग? तो देखिए इस्पात का चौखट जो कहा गया है आपका वो भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशंस में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशंस में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है? जड़, तना, पत्तियां या फल? तो याद रखिएगा ट्रांसपिरेशंस में पौधों का जो पत्ते का भाग होता है वह पार्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पे पैदा होती है? पर्णहरित में, गाइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए में या आरएनए में? ठीक, तो याद रखिएगा श्वसन के दौरान जो ऊर्जा पैदा होती है आपकी वो गाइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? यानी कि आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं? याद रखिए पूछा है। थायमीन, यूरेसिल, एडिनिन या ग्वानिन? तो याद रखिएगा आरएनए में आपका जो नाइट्रोजन पदार्थ नहीं पाया जाता है वो है आपका थायमीन। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? संसाधन का जो भी मूल्य होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं उनका जो मूल्य निर्भर करता है वह किस पर करता है? मात्रा पर, गुणवत्ता पर, समाज की आवश्यकता पर या ऊर्जा का अंश पर? तो याद रखिएगा जो संसाधन का मूल्य होता है वो समाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित में से
कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ऊर्जा का सबसे नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस या मिट्टी का तेल? तो सब जानते हैं जो जैव गैस है आपका, वो आपका ऊर्जा का नवीनीकरण सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है? अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका की आवश्यकता होती है? यानी कि किसी भी अधिकार को निष्प्रभावी करने के लिए जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त किया जाता है, उसका मतलब उस याचिका के बारे में आपको बताना है। तो वह याचिका किस याचिका की देखिए आवश्यकता होती है आपको? परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पृष्ठा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, तो याद रखिएगा याचिका जिसकी आवश्यकता होती है अधिकार को निष्प्रभावी करने के लिए, वो आपका उत्प्रेक्षण लेख होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपसे क्या कह रहा है? भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से अपनाया गया? यानी कि जो इंडिया में देखिए इंडियन लोगों को सिंगल सिटीजनशिप राइट्स मिले हुए हैं। ठीक, तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो याद रखिएगा जो सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से लिया गया है। 43 भी हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? यानी कि बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? ठीक, तो इसके देखिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं आपको, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन जो आपका आयोजित हुआ था वो नागपुर में 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है? 88वें ऑस्कर अवार्ड 2016। तो ये देखिए एक तो पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 2016 का अब आपसे नहीं पूछेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर में जो ऑस्कर अवार्ड क्या बोलते हैं अनाउंस्ड हुए हैं वो अच्छे से आप लोग पढ़कर जाइएगा। 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है? जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराध नाबालिग अपराधियों की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? यानी कि जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के अनुसार अगर कोई 18 साल से कम का बालक है, मतलब नाबालिग बालक है, और वह कोई जघन्य अपराध करता है, ठीक, अगर कोई नाबालिग बालक है अगर वह कोई जघन्य अपराध करता है, ठीक, तो उसको 18 साल की जगह पर तब कितने साल पर ही बालिग मान लिया जाएगा, मतलब एडल्ट मान लिया जाएगा। तब देखिए उसको मान लिया जाएगा कि वह 16 साल की उम्र से ही बालिग है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016-17 को घोषित किया था। तो ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है? पॉक्सको ई बॉक्स का संबंध निम्न में से किससे है? पॉक्सको ई बॉक्स का संबंध निम्न में से किसके? शिशु सुरक्षा, बाल यौन शोषण, किशोर स्वास्थ्य या महिला यौन शोषण? तो याद रखिएगा पॉक्सको ई बॉक्स का जो संबंध है वो बाल यौन शोषण से है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2019 में किस देश में होगा? तो ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट के अच्छे से इस सब टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो देखिए हम लोगों ने टोटल क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन कर लिए जीके के 2016 के पेपर के। ठीक, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने सामान्य ज्ञान का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया जिसमें 2016 के क्वेश्चंस हम लोगों ने बीएड में जो पूछे गए थे उस पर चर्चा की है। 2014 और 2015 में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या
चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको यूपी बीएड स्पेशल नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग जाकर पूरे के पूरे क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोगों की नेक्स्ट कॉमर्स की क्लास होगी, इसमें भी मैं हम लोग 2016 के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक, तो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे बच्चे जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कॉमर्स की क्लास में।